हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुवर्स। सो बेसिकली आज मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ लेके आया हूँ जिससे आपको आपके आने वाले जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का EKTU का एग्ज़ाम है और सेमेस्टर का, उसमें आपको बहुत इजीली आप उस एग्ज़ाम को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। और मैं यहाँ पे यूनिट वाइज सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चलूँगा जो कि मेरे EKTU के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है। सो बेसिकली मैंने इस सीरीज़ को इसलिए स्टार्ट किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स का उनका बैकग्राउंड नहीं है या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। तो आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप एग्जाम्स में मतलब एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे यूनिट 1 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है। जो कि मेरी किसके बारे में है, सेट थ्योरी के बारे में। ठीक। और आगे मैं आने वाली अगली 4 वीडियोस में मैं यूनिट वाइज यूनिट 2, 3, 4, 5 सबकी मैं वीडियोस बनाऊंगा और उसमें 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा। और इसके बाद मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को, इनका कॉन्सेप्ट को समझ लिया और इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपको आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 90 से 95% क्वेश्चंस आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। और अगर कोई भी डाउट रहता है इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। आई विल आंसर। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि डिफाइन द पावर सेट। ठीक है। इफ हमें एक सेट गिवन है ए जिसमें हमारे 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। ठीक है। और उसमें मुझे उसका पावर सेट निकालना है और पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है। हम एन से जो डिनोट करते हैं नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हमारा EKTU के 23, 24 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो मैं एग्जाम्स लेके चल रहा हूँ, अभी जो क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ मैं MCA के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप अगर बीटेक में भी हैं या BCA में भी हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चंस ये हेल्पफुल होंगे और आपके एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो बेसिकली पहले हमसे क्या पूछा है कि डिफाइन द पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है हमारे एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अगर मैं उस सेट के सारे सबसेट्स का एक सेट बनाऊं तो वो मेरा पावर सेट होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है। सो बेसिकली अगर जो हमें सेट गिवन है जैसे यहाँ पे a इक्वल्स टू 1, 2, 3। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके सारे एलिमेंट्स के सबसेट्स का कॉम्बिनेशन बनाऊं और सारे सबसेट्स को एक सेट में उठा के रख दूं तो वो मेरा क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक। सो बेसिकली मेरा सेट क्या है मेरे पास, a इक्वल्स टू 1, 2, 3। ठीक है। अब 1, 2, 3 के मैं सबसेट्स बनाऊंगा पहले। ठीक। क्या क्या सबसेट होंगे? सबसे पहले फाई। फाई मतलब एम्प्टी सेट की मतलब उसमें हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो फाई जो होता है, फाई हमारा एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है। और हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। ये हर कोई भी आपको सेट गिवन हो सेट थ्योरी में उसका एक सबसेट जरूर क्या होगा, फाई होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा सबसेट क्या बनेगा, 1। ठीक है। जो सेट में हर एक एलिमेंट है वो उस सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है। उसके बाद अब मैं 2 2 का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, 2 2 का पेयर बनाऊंगा। ठीक है। तो अब क्या होगा 1, 2। ठीक। उसके बाद 2, 3। ठीक है। उसके बाद 1, 3। ठीक है। तो हमारे कितने सबसेट्स हो गए अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। अब कौन सा सबसेट बचा, वो खुद सेट। हमारा एक सेट का सबसेट एक खुद सेट, वो खुद सेट भी होता है। ठीक है। तो सेट इटसेल्फ इज आल्सो द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। ठीक है। तो ये सबसेट भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, 1, 2, 3। ठीक है। तो अब इन सब जो हमारे सबसेट्स में निकाल चुका हूं। ठीक है। अब इन सारे सबसेट्स को अगर मैं एक सेट में उठा के रख दूं, मतलब कि अगर मैं सारे सबसेट्स को एक सेट में उठा के रख दूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा, PA, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, PA से। ठीक है। अब इस सबसेट में क्या है, अब क्या बोला गया हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ A।
ठीक है, अब मैंने पावर सेट तो निकाल लिया, ठीक। अब मैं बोलूँ कि अगर यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो काउंट कर दो सीधा सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कितने एलिमेंट्स हो गए पावर सेट में, 8 एलिमेंट्स हो गए। तो n ऑफ p ऑफ a क्या आ जाएगा मेरा, 8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो काउंट करना पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अभी मैं बोल दूं कि यहाँ पे मेरे सेट में 10 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये मैं क्वेश्चन दे दूं तो कैसे निकालोगे। अब थोड़ी दोबारा से यहाँ पे सारे सबसेट्स बनाने बैठोगे, उसके बाद उसका सेट बनाओगे फिर काउंट करोगे, ठीक है। 10 आ जाए या 20 एलिमेंट्स गिवन हो सेट में, तो फिर कैसे निकालोगे। तो इसका सीधा सा मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, कि n ऑफ pa 2 की पावर n, क्या होता है 2 की पावर n, ठीक है। तो 2 की पावर n से क्या है कि n मेरा क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n मेरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है। n क्या हो गया मेरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो अगर मैं यहां पे सीधा इसको 2 में 3 रख दूं, क्या रख दूं, 2 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहां पे मेरे जैसे a में 3 एलिमेंट्स थे तो 2 की पावर 3 किया तो कितना आया 8, और यहां पे भी हमारा कितना आया था npa 8 आया था, ठीक है। ऐसे ही मुझे 10 एलिमेंट्स गिवन होंगे तो 2 की पावर 10, n की वैल्यू अगर 20 होगी दैट मींस 20 एलिमेंट्स गिवन होंगे तो 2 की पावर 20, ठीक है। तो अभी तक कोई पावर सेट में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है भी, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, रिलेशन सेट थ्योरी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये डिफरेंट फॉर्म्स में AKTU के एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन द कंपोजिट रिलेशन एंड लेट सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 और B मेरा क्या है PQR, C क्या है XYZ, ठीक है। अब इन तीनों सेट्स पे एक रिलेशन डिफाइंड है जो कि क्या है 1P 1R 2Q 3Q, ठीक है। और एक रिलेशन मेरा क्या है S में क्या एलिमेंट्स है PY QX RZ, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, कंप्यूट ROS, मतलब R ऑफ S। इस जैसे हम फंक्शंस का कंपोजिशन निकालते हैं ऐसे ही हम यहाँ पे रिलेशंस का कंपोजिशन निकालते हैं, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या होता है कि हम एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में मैपिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, कि दोनों रिलेशंस को कौन आपस में जोड़ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे दो रिलेशंस को मैप करते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है। अब दोनों रिलेशन का मुझे क्या निकालना है, कंप्यूट ROS। तो कैसे निकालते हैं अब इसको देखते हैं। अब देखो R मेरा क्या है, लिख लेते हैं इसको एक बार, 1P 1R 2Q और 3Q, ठीक है, ठीक। R मेरा हो गया ये, और S क्या है P, Y Q, X और R, Z, ठीक है। अब मुझे निकालना है ROS, R ऑफ S, ठीक है, ROS। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो इसके हमें रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, उसमें मैं रिलेशन चेक करूंगा, ठीक है। अब कैसे चेक करना है वो देखते हैं। 1 किससे यहाँ पे रिलेटेड है, P से, किससे रिलेटेड है P से। अब ये चेक करेंगे कि 1 जिससे रिलेटेड है दूसरे रिलेशन में उस एलिमेंट से कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है, ठीक है। एक तरीके से ट्रांजिटिविटी कि 1 P से रिलेटेड है, P Y से, तो 1 किससे रिलेटेड हो जाएगा Y से, ठीक है। तो सारा ट्रांजिटिविटी का खेल होता है इसमें, ठीक, कोई दिक्कत।
ठीक है, अब पहले चेक करते हैं इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, 1 से 1 p से कनेक्टेड है यहां से, ठीक है, और p किससे कनेक्टेड है, y से। तो मैं क्या लिख सकता हूं फर्स्ट एलिमेंट 1, y। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब हम देखेंगे कि उस एलिमेंट से उस पूरे रिलेशन के अंदर कोई और एलिमेंट तो नहीं कनेक्टेड है, अगर होगा तो उसकी भी हम ट्रांजिटिविटी लिखेंगे। ठीक है, अब सेकंड के लिए चेक करते हैं 1, r। क्या है 1, r। अब इसमें चेक करो कि r किससे कनेक्टेड है, क्या चेक करना है, r किससे कनेक्टेड है, तो r किससे कनेक्टेड है यहां पे, z से। ठीक है, r किससे कनेक्टेड है, z से। तो 1 r से, r z से, तो दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा 1, z। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बाद 2 किससे कनेक्टेड है, q से। 2 किससे कनेक्टेड है, q से। तो q, अब यहां पे देखो q किससे कनेक्टेड है, x से। तो दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका, अगला एलिमेंट 2 से x। ठीक है यहां तक। देन बाद वाला चेक करो फिर से, 3 किससे कनेक्टेड है, q से। तो अब किसके लिए चेक करेंगे, दूसरे सेट में, दूसरे रिलेशन में, q के लिए। ठीक, जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है उसका रिलेशन चेक करना है सेकंड गिवन रिलेशन में, कि वो किस किस एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और फिर उसके बाद सीधा उसमें ट्रांजिटिविटी लगा देनी है। ये मेरा क्या है, कंपोजिट रिलेशन। ठीक है, अब मैंने यहां पे देख लिया 3 किससे कनेक्टेड है मेरा, q से कनेक्टेड है। ठीक है, अब q किससे है, यहां पे x से है, पहले ही देखा था। तो 3 भी मेरा किससे हो जाएगा, x से हो जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, ROS आ गया। ठीक है, अब इस कंपोजिशन का यूज होता है कहां पे, क्लोजर्स निकालने पे, तुम्हारा ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने पे। ठीक है, वहां पे आपको रिलेशंस निकालने पड़ते हैं, देन उसके बाद आपको कंपोजिशन निकालना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको मल्टीपल, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने कंपोजिशंस निकाल के उनका यूनियन लेके ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना होता है। ठीक है, आगे हम वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, जब भी आप किसी बड़े क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो यहां तक तो आप पूछ सकते हो, ठीक, कमेंट्स में लिख देना। उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक रिलेशन प्रूव करने का आया है। ठीक है, चेक करना है कि कौन कौन से रिलेशन है। तो इफ अ रिलेशन R इज डिफाइंड एज R इक्वल्स टू A, B सच दैट, कि ऑर्डर्ड पेयर मेरा एक गिवन है एक रिलेशन के अंदर। ठीक है, जो कि मेरा कहां लाई करता है, R स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद A माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 3 है, इस रिलेशन, ये रिलेशन डिफाइंड है इस पे। और देन डिटरमाइन वेदर रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं चारों के लिए। अच्छा, अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक होते क्या है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे रिलेशन के टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, रिलेशन के टाइप्स होते हैं। अब रिलेशन क्या होता है, पहले रिलेशन समझो। रिलेशन मतलब कोई सेट दूसरे सेट से रिलेटेड है ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे यहां पे क्या प्रॉपर्टी डिफाइंड है, a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 3। तो मतलब एक सेट मेरा a है, एक सेट मेरा b है, a और b आपस में रिलेटेड होने चाहिए किसी प्रॉपर्टी के बेस पे, जो कि प्रॉपर्टी a उसके a के एलिमेंट्स को और b के एलिमेंट्स को आपस में क्या करती हो, कनेक्ट करती हो। ठीक है, ये मेरा एक रिलेशन होता है। ठीक, अब इसी रिलेशन को मैंने हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे 3 मेन पार्ट्स, जिसके पास 11th में मैथ्स होगी उसने पढ़ा भी होगा। कौन कौन से होते हैं 3 रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, मेन रिलेशंस होते हैं 3, और बाकी सब इन्हीं से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। रिफ्लेक्सिव मतलब कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। ठीक है, सिमेट्रिक मतलब, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट A है और एक एलिमेंट B है, ठीक है, अगर A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए, दैट इज सिमेट्रिक।
ठीक है। अब ट्रांजिटिव क्या है कि हमने एक रिलेशन के अंदर या दो सेट्स के अंदर हमने तीन एलिमेंट्स लिए कि ए बी से रिलेटेड है, ठीक है, या बी सी से रिलेटेड है। दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, ए बी से रिलेटेड और बी सी से रिलेटेड। तो अगर ऐसा कहीं पे दिखता है, ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, हमें ए को सी से रिलेट कर देना है। ठीक, तो वहां पे वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी से अगर मेरा ए बी से रिलेट करता है और बी सी से रिलेट करता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए सी से रिलेट करेगा। कोई दिक्कत? तो ये मेरे तीन मेन रिलेशंस होते हैं, मेन टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन या एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक मतलब जो सिमेट्रिक क्या ना हो। ठीक है, एसिमेट्रिक, एक एसिमेट्रिक भी होता है। एसिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है कि दो एलिमेंट्स जब भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, जैसे मतलब ए बी से रिलेटेड है और बी ए से तभी रिलेटेड होगा जब ए इक्वल्स टू बी होगा। ठीक है, तो वहां पे कंडीशन किसकी आ जाती है, एसिमेट्रिक की आ जाती है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना, जब चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है कि वेदर बताना है हमें, देन डिटरमाइन वेदर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या बताना है, अभी बताया था कि एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरा जो रिलेशन है यहां पे क्या है, ए कॉमा बी है, जो कि मेरा कहां बिलोंग कर रहा है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर क्रॉस आर। समझे कि मतलब एक आर सेट है और दूसरा मेरा आर सेट है। ठीक है, दोनों सेट में मैंने क्या किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, उसमें से ये ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जिसकी मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे मुझे कंडीशन क्या गिवन है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव में क्या अभी बताया कि वो एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे करता हूं कि खुद से, मतलब क्या होना चाहिए कि यहां पे ए कॉमा ए भी किस में बिलोंग करना चाहिए, मेरे रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ये मुझे कंडीशन क्या करनी है, टू प्रूव, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, कि रिलेशन के अंदर एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जिसमें दोनों ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यूज आपस में इक्वल हों और वो उस रिलेशन में बिलोंग करे। ठीक, अब कैसे दिखाएंगे, तो ले लो दोनों को, ए को भी ए ले लो और बी को भी ए ले लो, चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरा रिफ्लेक्सिव होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो ए माइनस ए इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ए माइनस ए क्या होता है, 0, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रू। दैट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मैंने जो अजम्पशन लेके चला था कि ए कॉमा ए आर में बिलोंग करता है, वो मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई, इज ट्रू। सो गिवन रिलेशन इज क्या हो जाएगा मेरा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, देन हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, तो करिए आप नोट डाउन उसको।
तो अब नेक्स्ट पे चलें, आई होप आपका हो गया होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। ठीक है, अब सिमेट्रिक में क्या था, सिमेट्रिक में क्या था, सिमेट्रिक में ये था कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी मेरा क्या होना चाहिए, आर से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मुझे पता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ए मेरा बी से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि लेट ए बी belongs to R such that A minus B is less than equal to 3। ठीक है, अब ये मेरी कंडीशन मैंने मान के चल ली। ठीक है, मुझे इसका उल्टा देखना है कि इफ B, A R में बिलोंग करता है, B, A R में बिलोंग करता है, तो क्या मेरी B माइनस A 3 से बड़ी होगी? यही चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखो, इसको एक्सप्रेशन वाइज भी देख सकते हैं और एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखूँ, माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस, ये प्लस ही हो गया, हट ही जाएगा ये तो। ठीक है, तो ये a माइनस बी हो गया, उधर -3 हो गया। तो अब मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है कि a माइनस बी -3 से बड़ा है। तो यहाँ पे अब मेरा a माइनस बी के लिए रेंज क्या हो गई, -3 से इन्फिनिटी, और ये मेरा इंक्लूड होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी a माइनस बी के लिए रेंज क्या हो गई, -3 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है, -∞ से 3। ठीक है, तो अब मेरी यहाँ पे दोनों का कुछ इंटरसेक्शन है कि मतलब यहाँ पे लिमिट मेरी बाहर जा रही है। क्या जा रही है, बाहर जा रही है। चलो, मुझे इस कंडीशन से मतलब नहीं है, ये कंडीशन मुझे बाउंड नहीं कर रही है, मुझे ये कंडीशन बाउंड कर रही है, क्योंकि इस पे मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कुछ केसेस के लिए अगर मैं b माइनस ए करूंगा तो वो मेरा 3 से भी बड़ा हो सकता है। उस केस में आके ये b a आपस में रिलेट नहीं करेंगे, तो ये रिलेशन कैसा होगा, नॉट सिमेट्रिक। क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, अब एग्जांपल की बात है, एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने 10,15 ले लिया, क्या ले लिया, 10,15 ले लिया। अब 10,15 अगर R में बिलोंग कर रहा है तो 10 माइनस 15 कितना होता है, बताओ, 10 माइनस 15 होता है -5, जो कि मेरा 3 से छोटा है। तो ये कंडीशन सही है यहाँ तक। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं करता हूं उल्टा इसका, 15 माइनस 10 क्या है मेरा 5, जो कि 3 से छोटा नहीं है, ये कंडीशन क्या हो जा रही है यहाँ पे, फॉल्स हो जा रही है। जिसका मतलब क्या है कि मेरा 10 15 से तो रिलेटेड है, पर 15 मेरा 10 से रिलेटेड नहीं है, जिसकी वजह से इस रिलेशन क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देन नेक्स्ट हम उस पर चलते हैं, चेक करते हैं एंटी सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक, लेट्स मूव। हाँ, तो अब थर्ड वाला देखते हैं, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या है, एंटी सिमेट्रिक में है कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक जब ही होगा जब मेरी दोनों वैल्यूज की जो दोनों जो मेरे एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज सेम होंगी। ठीक है, कि ए आर बी, बी आर ए, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी। समझ गए, कि ऐसे ये एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि मेरा अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, वो तभी आपस में सिमेट्रिक होंगे जब मेरी ए और बी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो अभी हमने देखा, क्या देखा, अभी हमने देखा कि ए और बी मेरी वैल्यूज हमने ले ली। ठीक है, बी माइनस ए ले ली, तो ये भी मेरी लेस देन 3 आनी चाहिए, ये भी मेरी लेस देन इक्वल टू 3 आनी चाहिए। ठीक है,
अब अगर मैं ए और बी को इक्वल कर देता हूँ जैसा हमने रिफ्लेक्सिव में किया था, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है दोनों कंडीशन मेरी क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी, ये इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है। तो ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। आर इज एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये मेरा यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, देखो ट्रांजिटिव में बोला था कि अगर मेरे तीन एलिमेंट्स को हमने माना कि ये मेरे किस में रिलेट कर रहे हैं, आर में बैठे हुए हैं, किस में बैठे हुए हैं, आर में बैठे हुए हैं, या आर क्रॉस आर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, आर में बैठे हुए हैं, और इस तरह से कि ए जो है मेरा बी से रिलेटेड है और बी जो है मेरा सी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज दोनों कंडीशंस ट्रू हैं कहीं पे, तो मेरा ए जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, सी से, तो ए आर सी हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरा रिलेशन हो जाता है क्या, ट्रांजिटिव, ठीक। तो अब चेक करते हैं क्वेश्चन को इस हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मैंने माना ए आर बी, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी, पहले कर लो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, पहले लेट कर लो। उसके बाद ए माइनस बी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 मान लो, ये कंडीशन ट्रू है हमारी। फिर क्या है मेरी सेकंड स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 बी आर ए, क्या है, बी आर ए, तो बी आर ए क्या है, बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू 3, ये मेरी सेकंड हो गई, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, बी माइनस, बी सी से रिलेटेड है, सेकंड ये है, बी किससे रिलेटेड है, सी से, इसको मैंने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया, और फर्स्ट और सेकंड को मुझे क्या करना है, सीधा सीधा ऐड करना है, ठीक। तो यहां कर दो 1 प्लस 2, ठीक है। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 3, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था ये, लेकिन मिला क्या, ये। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी रेंज है माइनस इन्फिनिटी से 6 है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 3 है, तो जो मेरा एक यहाँ पे कुछ मेरा वो हो रहा है, मतलब जो बाहर जा रहा है वो मेरा क्या है, 3,6 की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये मेरा रिलेशन नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब इसको नोट करो, मैं देखता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि मेरा यहाँ पे ए मेरा बी से रिलेटेड था, बी मेरा सी से रिलेटेड था, ठीक है। दोनों को मैंने कंडीशन वाइज लिखा, उसके बाद मैंने दोनों कंडीशंस को ऐड कर दिया क्योंकि मुझे बी को एलिमिनेट करना था, ठीक है, ए और सी को आपस में रिलेट करना था। तो यहाँ पे a माइनस सी लेस देन इक्वल टू 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसी हैं कि कुछ केसेस के लिए a माइनस सी की वैल्यू 3 और 6 के बीच में क्या कर सकती हैं, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, 3 और 6 तक लाई कर सकती है, और ये वाली जो वैल्यूज होंगी वो इसकी ट्रांजिटिविटी को खत्म कर देंगी। तो ये रिलेशन फॉर ऑल केसेस ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो पता लग गया रिफ्लेक्सिव
था, सिमेट्रिक नहीं था, एंटी सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव नहीं था। इसका फाइनल आंसर ये हो गया। ठीक है, वहां पे स्टेप वाइज आप ऐसे ही लिख के आओगे, जब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, देखिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर एनी सेट ए एंड बी प्रूव दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ठीक है, अब पी ए इंटरसेक्शन बी, अब इसको हम प्रूव करेंगे कि दोनों तरफ हम एल एच एस इज द सबसेट ऑफ आर एच एस एंड आर एच एस इज द सबसेट ऑफ एल एच एस। वहां से हमारा ये दोनों कंडीशन से इक्वल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाली कंडीशन लेके चलते हैं कि पहले हम प्रूव करते हैं केस 1। ठीक है, फर्स्ट केस में हमें क्या प्रूव करना है कि एल एच एस इज द सबसेट ऑफ आर एच एस। ठीक, तो एक एलिमेंट मान लो, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, x मेरा किस में बिलोंग कर रहा है? a इंटरसेक्शन b में। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? x बिलोंग्स टू, जो मेरा x है वो किस में बिलोंग करेगा? पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये मेरा किस में बने करेगा? a इंटरसेक्शन b में। ठीक है, अब यहाँ से x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब मेरा x a में बिलोंग करता है और x b में बिलोंग करता है, दोनों कंडीशन के बीच में मेरा क्या है? एंड है। ठीक है, तो अगर x एक सेट में बिलोंग करता है तो इसके किस में करेगा? पावर सेट में भी बिलोंग करेगा, मतलब pa में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड x मेरा p b में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब मेरा x किस में बिलोंग कर जाएगा लास्ट में? pa इंटरसेक्शन pb। शुरू में मैं क्या लेके चला था? x बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन b, लास्ट में क्या हुआ? x मेरा पी ए इंटरसेक्शन पी बी में बिलोंग कर रहा है, तो मेरा पी ए इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? इज अ सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी। तो ठीक है, तो यहां से मैं ये कंक्लूजन लिख लेता हूं, पी ए इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मान ले रहा हूँ। कोई दिक्कत? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं उठा के। यहाँ पे ऐसे रख दो। ठीक है, और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैं सेकंड केस लेके चलता हूँ। ठीक है, केस 2 में क्या करना है कि मैं अब LHS में लेके चलूंगा और उसमें RHS में लेके चलूंगा और LHS का सबसेट प्रूव करूंगा। ठीक है, तो मान लो लेट x बिलोंग्स टू PA इंटरसेक्शन PB। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब x मेरा PA में भी है एंड x मेरा PB में भी है। ठीक है, अगर x मेरा पावर सेट ऑफ A में है तो ऑब्वियस सी बात है सेट A में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब x A में भी है B में भी है, मतलब A इंटरसेक्शन B में भी होगा। ठीक है, अब x अगर इसमें है A इंटरसेक्शन B में है तो x A इंटरसेक्शन B का सबसेट होगा। दैट मींस x जो है वो मेरे पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहां भी क्या निकल के आ गया कि मेरा, अगर मैंने माना कि x जो है मेरा बिलोंग कर रहा है पी ए इंटरसेक्शन पी बी में, तो मेरा यहाँ पे एक और निकल के आ गया कि x बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, कि इसमें ही बिलोंग कर रहा है और इसमें ही बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स आर एच एस इज सबसेट ऑफ एल एच एस। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज अ सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब यहां पे मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिख सकता हूं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी, हैंस प्रूव्ड। कोई समस्या यहां तक? अगर कुछ होता है प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है,
आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप अच्छे से कर लेना और ऐसे ही वहाँ पे लिख के आना, पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर मतलब मोस्टली हर बार आता है एज अ क्वेश्चन एक। ठीक है, सेट थ्योरी पे है, इसमें वेन डायग्राम भी बनाना होता है और आपको फॉर्मूलेज भी पता होने चाहिए जिससे आप एग्जैक्टली आंसर करेक्ट निकाल सको। ठीक है, तो बोला है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों का सर्वे किया गया। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट 25 ईट एप्पल। तो इनको लिखते हमेशा क्वेश्चंस को, जब ऐसे क्वेश्चन को रीड करो साथ में उसके जो स्टेप्स हैं जो दे रखे हैं उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको वन बाय वन लिखते चलो, आगे जाके आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो मुझे दिया है कि इट वाज फाउंड दैट 25 ईट एप्पल। तो एप्पल कितने लोग खाते हैं, पी नहीं एन होगा यहाँ पे। ठीक है, एप्पल कितने लोग खाते हैं, 25। 26 ईट ऑरेंज, एन ऑरेंज कितने हैं, 26 है। ठीक है, 26 ईट बनाना फ्रूट, क्या है, 26 ईट बनाना फ्रूट। ठीक है, लिख लिए तीनों चीजें। उसके बाद क्या बोला है, ऑल्सो 9 ईट बोथ एप्पल एंड बनाना। 9 लोग जो हैं वो एप्पल और बनाना दोनों खाते हैं। ठीक है, तो एन, इसे मैं ए ले लेता हूं, इसे बी ले लेता हूं, इसे ओ ले लेता हूं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब एप्पल और बनाना दोनों खाते हैं, वो कितने हैं, 9। कोई प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद एन क्या बोला है, 11 ईट बोथ ऑरेंज एंड एप्पल, मतलब ओ एंड ए कितने हैं, 11। ठीक है, फिर क्या है, एन 8 ईट बोथ ऑरेंज एंड बनाना, मतलब ओ इंटरसेक्शन बी, वो कितने हैं, 8 है। ठीक है, एंड 8 ईट नो फ्रूट एट ऑल, 8 लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी फ्रूट नहीं खाते हैं। ठीक है, ना तो एप्पल खाते, ना ऑरेंज खाते, ना बनाना खाते, वो कितने हैं, 8 लोग हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि द फाइंड देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ पीपल हु ईट ऑल 3 फ्रूट। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें यूनियन निकालना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपल हु ईट एग्जैक्टली 2 फ्रूट। ठीक है, जो एग्जैक्टली 2 फ्रूट्स खाते हैं हमारे तीनों फ्रूट्स में से। ठीक, देन इसके बाद यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन ओ इंटरसेक्शन बी सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो ऐसे लोग जो तीनों फ्रूट्स हमारे खाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे लोग जो एग्जैक्टली 2 फ्रूट, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम। ठीक है, या तो वो एप्पल और बनाना ही खाते हो, ठीक, या फिर ऑरेंज और एप्पल खाते हो, या ऑरेंज और बनाना खाते हो। ठीक है, तो ऐसे एग्जैक्टली 2 फ्रूट्स हमें निकालने हैं। ए इंटरसेक्शन ओ इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन ओ डैश इंटरसेक्शन बी, या एन ए इंटरसेक्शन ओ इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, इनको मैं करूंगा प्लस और जो आंसर आएगा वो मेरा हो जाएगा किसका, एग्जैक्टली 2 फ्रूट्स। ठीक है, ऐसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये बताओ यूनियन क्या होगा, क्या होगा, तीनों का हमें यूनियन निकालता है। तो एन ए यूनियन बी यूनियन ओ। ठीक है, एन ए यूनियन बी यूनियन ओ, यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, देन उससे हम ए इंटरसेक्शन ओ इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक, इसको उठा के साइड में रख देते हैं। अरे आप मत जाओ यहाँ से। यहाँ जाओ।
ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसके हिसाब से, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी यूनियन ओ क्या हो जाएगा मेरा, टोटल 60 पीपल है जिसमें से 8 जो हैं वो कोई भी फ्रूट नहीं खाते, और यूनियन का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट एक फ्रूट खाना होगा। ठीक है, तो टोटल में से मैं ऐसे लोगों को माइनस कर दूंगा जो एक भी फ्रूट नहीं खाते हैं। ठीक है, 60 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने यूनियन का, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूंगा अभी, और जिसने पढ़ा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, एन ए यूनियन बी यूनियन ओ क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ओ। ठीक है, तो अब इसका मैं डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, किसकी, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन होगी, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए, द नंबर ऑफ पीपल हु ईट ऑल 3 फ्रूट्स। ठीक है, तो अब एन ए यहाँ से वैल्यूज रखते हैं हम। एन ए क्या है मेरा, दैट मीन्स ए फॉर एप्पल, यानी कि 25, प्लस एन बी क्या है, बी फॉर बनाना, बनाना मतलब 26, एन ओ क्या है, ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज कितने हैं 26, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 9, बी इंटरसेक्शन ओ क्या है 8, ए इंटरसेक्शन ओ क्या है 11, और प्लस एन, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से टोटल निकालो उसका, और ये मेरा क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये तुम्हारा 982 52 माइनस, और इधर तुम्हारा 25 26 26 52 52 में से 20 32 8 11 8 11 20 28 28 और 26 माइनस 2 24 49 आ जाएगा, 52 माइनस 49, तो ये मेरा क्या हो गया 3। तो 3 ऐसे लोग हैं जो कि मेरे तीनों फ्रूट्स खाते हैं, समझ आ गया, द पीपल हु ईट ऑल 3 फ्रूट्स कम आउट टू बी 3। ठीक है, 3 ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि मेरे तीनों फ्रूट्स खाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो नेक्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब यहाँ से मैं जरा इसका रिजल्ट लिख देता हूँ क्योंकि मुझे आगे अभी काम आएगा। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ओ मेरा क्या आया था 3। नंबर ऑफ पीपल हु ईट एग्जैक्टली 2 फ्रूट क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु ईट एग्जैक्टली 2 फ्रूट। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ओ, यहाँ पे ए डैश, कि ऐसे लोग जो बनाना और ऑरेंज खाते हैं और एप्पल नहीं खाते हैं। ठीक है, पहले ये वाले केसेस निकालो। कैसे निकालोगे बताओ, ये निकलेंगे एन बी इंटरसेक्शन ओ में से, इसमें से बी इंटरसेक्शन ओ में से कौन से माइनस करोगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ गए कि ऐसे लोग बी इंटरसेक्शन ओ, बी इंटरसेक्शन ओ का मतलब क्या है कि जो बनाना भी खाते हैं और ऑरेंज भी खाते हैं, उसमें से ऐसे लोग हटा दो जो एप्पल भी खाते हैं। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लो जो चाहिए, माइनस तीनों का इंटरसेक्शन, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, एन बी इंटरसेक्शन वो क्या था 8 था,
और ये मेरा क्या है, अभी निकाला हमने 3 है, क्या आ गया 5 आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे ही अब क्या निकालेंगे, अब यहां पे क्या ले लूं, बनाना को छोड़ दो, क्या छोड़ दो, बनाना को छोड़ दो, तो क्या मुझे बचा मेरे पास एप्पल और ऑरेंज। तो ऐसे लोग जो एप्पल खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, पर बनाना नहीं खाते हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे भी 2 ही खा रहे हैं, ऊपर भी 2 ही खा रहे थे, 2 ही फ्रूट खा रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 ही फ्रूट खा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, एन ए इंटरसेक्शन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन हो क्या है मेरा 11, और ये क्या है 3 8, कोई दिक्कत, 8 आ गया। अब ए लो, एप्पल लो, बनाना लो और ऑरेंज को छोड़ दो, जिसको छोड़ना है उस पर डैश आ जाएगा, ठीक है। अब एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो एप्पल और बनाना खाते हैं, माइनस जो ऑरेंज भी खाते हैं इनके साथ, ठीक है। एप्पल और बनाना खाने वाले कितने हैं 9, माइनस एप्पल ऑरेंज बनाना तीनों खाते हैं, वो कितने 3, कितना हो जाएगा 6, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इन तीनों कंडीशंस को देखो हमारे पास, अब हमने निकाल लिया कि हम कैसे कैसे इनको अरेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे इनको अरेंज कर सकते हैं। अब हमें निकालना है कि तीनों केसेस की एक साथ होने के कितने चांसेस हैं, मतलब कितने तरीके से ये तीनों हमारी कंडीशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो जब भी हम अलग अलग कंडीशंस की बात करते हैं और वो एक टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं, तो हम एक टाइम पे कोई भी उनमें से एग्जिस्ट कर सकती है, एटलीस्ट वन कोई एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो जहां पे भी बात हमारी एटलीस्ट वन की हो जाती है, तो वहां पे हम एडिशन लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, एडिशन लेके आते हैं, ठीक। तो यहां पे मैं तीनों कंडीशंस को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है। तो मेरे नंबर ऑफ पीपल हु ईट एग्जैक्टली 2 फ्रूट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल हु ईट बनाना एंड ऑरेंज, और नंबर ऑफ पीपल हु ईट एप्पल एंड ऑरेंज, और नंबर ऑफ पीपल हु ईट एप्पल एंड बनाना, ठीक है। तो तीनों को मैं प्लस कर दूंगा, तो मेरा सम टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पे, एग्जैक्टली 2 का 5 8 और 6, ये मेरा क्या आ गया 19 आ गया। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इसको आप नोट डाउन कर लो पूरा, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मेरा क्या है, डिफाइन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, एंड जी एक्स इक्वल टू 3x प्लस वन। तो दोनों फंक्शंस को नोट डाउन कर लो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और जी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस वन, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, GOF निकालना है, FOG निकालना है, GOG निकालना है और FOF निकालना है। तो अभी हमने पहले क्वेश्चंस में, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में हमने किसी एक क्वेश्चन में बात की थी कॉम्पोजिशन की, किसकी, कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन क्या होता है कि जब हम एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो जब हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा कंपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं किसका, फंक्शन का। वहां पे किसका निकाल था, रिलेशन का। ठीक है, तो अब मैं अगर निकालूंगा एफ ओ जी, मैं निकालूंगा एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, कि मैं एफ के अंदर एक्स की जगह पे क्या पुट करूं, जी एक्स पुट करूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, जी एक्स पुट करना है। दैट मीन्स जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन। जी एक्स क्या है, 3x प्लस वन, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। कोई दिक्कत, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको खोल दो, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वन माइनस वन। ठीक है, वन स्क्वायर से ये कट जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6x। तो ये मेरी किसकी वैल्यू हो गई, एफ ओ जी की। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। ठीक, अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, सेकंड जी ओ एफ। इसका मतलब क्या है, जी में क्या डालूंगा, एफ एक्स डालूंगा। ठीक है, जी में एक्स की जगह मुझे क्या रखना है, एफ एक्स रखना है। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब जी एक्स में क्या डालूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब जी क्या है, 3x प्लस वन, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इधर, 3x स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, जीओ एफ आ गया। देन थर्ड क्या है, जीओ जी। ठीक है, अब जीओ जी का मतलब क्या है कि मैं जी में जो मेरा जी एक्स फंक्शन है उसमें एक्स की जगह जी एक्स ही पुट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी ऑफ जी एक्स विच मीन्स जी में क्या रखना है, जी एक्स रखना है। जी एक्स क्या गिवन है, 3x प्लस वन, तो जी ऑफ 3x प्लस वन, तो इसका मतलब 3 इंटू 3x प्लस वन प्लस वन। ठीक है, तो अब इधर 3 इंटू थ्री 9x प्लस थ्री प्लस वन, दैट इज 9x प्लस फोर। ये मेरा किसका आंसर आ गया, जी ऑफ जी का। ठीक है, एज इन द सेम वे वी विल कैलकुलेट एफ ओ एफ। ठीक है, एफ ओ एफ मतलब एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, देन मैं एफ ओ एफ कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, यहीं पे एफ ओ जी वाली जगह कर लेता हूँ। एफ ओ एफ, एफ ओ एफ का मतलब क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स में क्या होगा मेरा, एफ एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक, तो क्या आ जाएगा, एक्स फोर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, वन से वन कैंसिल हो गया, एक्स फोर माइनस का 2x स्क्वायर। तो ये मेरा एफ ओ एफ आ गया। एफ ओ जी पहले बता दिया था, जी ओ एफ 3x स्क्वायर माइनस टू आ गया, और ये जी ऑफ जी आ गया। तो इसके बाद मेरी गारंटी है आपसे कि आपका कोई भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन नहीं अटकेगा। इन द सेम वे आप पेपर में लिख के आओगे और इसके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड लेस टाइम टेकिंग भी है। ठीक, सो स्क्रीनशॉट
ले लो आप इसका, और देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। सो ये अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये कुछ वैसा ही मिलता जुलता है। इन अ ग्रुप ऑफ 850 पर्सन 600 कैन स्पीक हिंदी, 340 कैन स्पीक तमिल, फाइंड हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, हाउ मेनी कैन स्पीक तमिल ओनली। बहुत ईजी है, निकाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। हिंदी कितने बोलते हैं 600, तमिल कितनी बोलते हैं 340, ग्रुप ऑफ 850 पर्सन है, दैट मीन्स H यूनियन T क्या हो जाएगा मेरा 850 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं गिवन है कि जो ऐसे लोग यहाँ पे कोई नहीं गिवन है कि जो कि कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ तो बोलते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूनियन को ऐसे ही लेके चलेंगे। उसमें हमने इसलिए निकाला था क्योंकि वहां पे हमें गिवन था कि तीनों में से कोई भी फ्रूट्स इतने लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। तो यूनियन के लिए हमें चाहिए होता है कि एटलीस्ट वन कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, मतलब कोई एक कुछ खा रहा हो, ठीक है, या एक कोई काम हो रहा हो वहां पे, ठीक। तो यहाँ पे मेरा H यूनियन T मेरा डायरेक्टली 850 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में मुझे क्या बोला है, बोथ हिंदी एंड तमिल, दैट मीन्स NH इंटरसेक्शन T, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हिंदी भी बोलता है और तमिल भी बोलता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, NH यूनियन T माइनस NH और NT, ठीक है भाई। H यूनियन T का फॉर्मूला क्या होता है, NH प्लस NT माइनस NH इंटरसेक्शन T, ठीक। तो इसका उल्टा लिख दोगे यहाँ से निकल के तुम्हारा H इंटरसेक्शन T का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो H यूनियन T क्या है 850 माइनस ये क्या है 600, और ये उधर अच्छा प्लस में जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये 300 हो जाएगा। तो 900 माइनस 850, ठीक है। 300 नहीं है 340, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 940 माइनस 850, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 90। तो 90 ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा साइन का आप लोग ध्यान से करना वहां पे, ठीक है। डायरेक्टली बस आप ये फॉर्मूला याद रखो, HN यूनियन T इक्वल्स टू NH प्लस NT माइनस NH इंटरसेक्शन T, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे बहुत HNT का हो गया, ठीक। ये वाला करो, देन हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो मेरा HN इंटरसेक्शन T क्या आ गया यहाँ से 90 आ गया, ठीक है। सेकंड क्या है, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, तो NH यूनियन T डैश, तमिल नहीं बोलते हिंदी बोलते हैं, तो कैसे आएगा ये निकल के, हिंदी बोलने वाले लोगों में से तमिल बोलने वाले लोगों को माइनस कर दो, दैट मीन्स हिंदी और तमिल जो दोनों बोलते हैं उनको हिंदी वालों में से माइनस कर दो, एग्जैक्टली हिंदी वाले आ जाएंगे, ठीक है। NH इंटरसेक्शन T, ठीक है। तो क्या था 600 कैन स्पीक हिंदी, तो 600 माइनस H इंटरसेक्शन T क्या है मेरा, अभी निकाला मैंने, यहाँ पे लिख लेते हैं 90, ठीक है। तो 600 माइनस 90 कितना आ गया 510, 510 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, ठीक है। फिर NH इंटरसेक्शन T, अब ऐसे लोग जो सिर्फ तमिल बोलते हैं हिंदी नहीं बोलते हैं, तो तमिल में से माइनस कर दो हिंदी बोलने वाले,
ठीक है, तो क्या होगा 340 माइनस 90 कितना आ जाएगा 250। 250 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ तमिल बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इस क्वेश्चन में बस इतना ही है। पूरा फुल मार्क्स ये क्वेश्चन आपको देगा अगर आप अच्छे से इसको करके आते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इसके बाद। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इसके आने के मतलब ये मानो कि 80 से 90% चांसेस है। तो अब इसमें मेरा क्या है, रिलेशन मेरे क्या दिए हुए हैं, आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, डी कॉमा सी, ए कॉमा डी, डी कॉमा डी। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी, डी कॉमा डी, ए बी है, बी सी है, डी सी है, ए डी है, डी डी है, डी ए भी है। यहाँ पे लिख लेते हैं डी ए, यहाँ पे ए डी और सी डी। ठीक है, ये मेरा क्या है, रिलेशन है। सबसे पहले तो क्या निकालना है, तीनों में जो क्लोजर्स निकालने हैं। ठीक है, अब क्लोजर्स का होता है फॉर्मूला। ठीक है, उसके बेसिस पे आप तीनों क्लोजर्स को फाइंड आउट करते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी से हम ये समझते हैं कि हम एक ऐसा रिलेशन ढूंढे या ऐसा कुछ एलिमेंट ढूंढे जो कि उसे किसी प्रॉपर्टी के अंदर क्लोज कर दे, मतलब बाधित कर दे उसमें। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाऊं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स इस रिलेशन के अंदर ऐड करूं, कुछ ऐसे ऑर्डर पे ऐड करूं जिससे रिलेशन क्या बन जाए, कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करने लगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉलो करने के लिए जो एलिमेंट्स ऐड करूंगा वो मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव क्लोजर होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए जो एलिमेंट्स ऐड करूंगा वो मेरा सिमेट्रिक क्लोजर होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए जो एलिमेंट्स ऐड करूंगा वो मेरा ट्रांजिटिव क्लोजर होगा। ठीक है, उस हिसाब से मेरे क्लोजर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक, तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। ठीक, फर्स्ट मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर। फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर। रिफ्लेक्सिव क्लोजर में क्या है कि मैं डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड करता हूं। क्या करता हूं, डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड करता हूं ए के। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं डायगोनल ऑफ ए। ठीक है, अब क्या होगा, डायगोनल रिलेशन मतलब क्या है कि एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स जो खुद से रिलेटेड हो। जैसे कोई भी टेबल बनाते हो, जैसे ए बी लूँ मैं, यहाँ पे ए बी सी लूँ, तो यहाँ पे ए बनेगा, यहाँ पे ए बी बनेगा, यहाँ पे बी ए बनेगा, यहाँ बी बी बनेगा। तो अब मेरा जो यहाँ पे ये बन रहे हैं सारे एलिमेंट्स, ये कैसे बनेंगे, सेम एलिमेंट्स, मतलब दोनों पोजीशन पे मेरा क्या होगा, एलिमेंट सेम होगा। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो इन्हीं को लेके मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ इस सेट में डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे इस रिलेशन के, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी और डी कॉमा डी। कोई दिक्कत? ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स निकाल लिए। उसके बाद जो मेरा रिलेशन है उससे मैं क्या कर दूंगा, इसका यूनियन कर दूंगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव क्लोजर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, जो मेरा रिलेशन है और जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स आए हैं उन दोनों को क्या करना है, मुझे यूनियन करना है। ठीक है, तो अब इसका और इसका यूनियन कर दो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं है वो ऐड कर दो, बाकी सारे ऐसे लिख दो। सबसे पहले लिखता हूँ ए, फिर ए बी, फिर ए के साथ बिल्कुल ऑर्डर में लिखा करो सारे, कोई भी मतलब चीज गलती नहीं होगी, सिली मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, फिर ए डी, ए का मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आओ बी पे। बी का क्या है, सबसे पहले बी 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 है। ठीक है, फिर क्या है, बी सी है, उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद सी पे आओ, सी सी है, उसके बाद यहाँ पे कोई है सी से, है सी डी। ठीक है, सी का हो गया। उसके बाद डी से सबसे पहले डी ए है, फिर डी सी है और फिर डी डी। ये मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव क्लोजर हो गया।
और अब तुम देखो कि इस रिलेशन को देख के क्या लगता है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि एक सेट रिलेशन के अंदर सेम आइडेंटिटी एलिमेंट्स का रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट मीन्स ए एग्जिस्ट कर रहा है, बी एग्जिस्ट कर रहा है, सी एग्जिस्ट कर रहा है और डी एग्जिस्ट कर रहा है, और चारों एलिमेंट्स के मेरे डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर गए। दैट मीन्स ये रिलेशन को इसने क्या बना दिया, रिफ्लेक्सिव बना दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव क्लोजर हो गया। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, हो गया है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। निकालो यहां से सेकंड, सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर। क्या निकालना है, सिमेट्रिक क्लोजर। तो यहां पे निकालते हैं हम आर इनवर्स। क्या निकालते हैं, आर इनवर्स। इनवर्स क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें सिमेट्रिक में पढ़ा ही है कि ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी को ए से रिलेट होना पड़ेगा, इनवर्सली भी रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हमें इनवर्स रिलेशन निकालना पड़ेगा। इनवर्स में कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा आपको बस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को घुमाना है, फ्लिप करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा, इसका सी कॉमा बी हो जाएगा, इसका सी कॉमा डी हो जाएगा, इसका ए कॉमा डी हो जाएगा, इसका डी कॉमा ए हो जाएगा, फिर डी कॉमा सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे डी डी भी था ना, ए डी, ठीक है, सी डी ले लेते हैं, चलो इसको डी सी हो गया, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सी डी कर लिया है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने उस हिसाब से सॉल्व करा दिया, तो उसमें हम ले लेते हैं नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या है, अब है सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर, कि ऐसा क्लोजर जो उसको क्या बना दे, सिमेट्रिक बना दे। ठीक है, अब सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या होगा, आर यूनियन आर इनवर्स। आर का मैं किसके साथ यूनियन कर दूंगा, इसके इनवर्स के साथ यूनियन कर दूंगा। ठीक है, क्या होगा बताओ, ए कॉमा बी है, तो क्या आ जाएगा, बी कॉमा ए आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद सी सी कॉमा बी है, साथ में उसका क्या लिख दो, बी कॉमा सी हो गया। फिर डी कॉमा सी है, सी कॉमा डी हो गया। ठीक है, फिर डी कॉमा ए है, ए कॉमा डी लिख दो। ठीक है, फिर सी कॉमा डी है, सी डी डी सी हमारा यहाँ पे हो ही गया है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक क्लोजर हो गया, जिसने इस आर को क्या बना दिया, सिमेट्रिक बना दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, देन नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव क्लोजर पे आते हैं। ठीक है, हो गया। अब ये आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरी यूनिट का, ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर में यूज होता है तुम्हारा कॉम्पोजिशंस का। ठीक है, अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 बार क्लोजर निकालेंगे इस रिलेशन का बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो मतलब आर स्क्वायर, आर क्यूब और आर फोर, और फिर जो ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर है वो मेरा क्या हो जाएगा, आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब यूनियन आर फोर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या है हमारा, इसको हम निकाल लेते हैं। इसका देखो डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाता है यूनियन ऑफ आर एन इक्वल्स टू आई, ले लो यहाँ पे, यूनियन आई इक्वल्स टू 0 टू n आर आई। ठीक है, मतलब आर आई, आर का मुझे यूनियन लेना है, n क्या है मेरा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन सेट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, n हो गया। देन यहाँ पे मेरा ये ट्रांजिटिव क्लोजर आ गया, ठीक। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से, यूज करते हैं यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं थोड़ा ए बी, ठीक है। सबसे पहले आर यहाँ पे एक बार और लिख लो तो उससे निकालने में आसानी हो जाएगी। ए बी, बी कॉमा सी, डी कॉमा सी, डी कॉमा ए कॉमा डी, सी कॉमा डी, ठीक है। अब बताओ जरा, ए कॉमा बी, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, ए सी से है यहाँ पे कहीं, कहीं नहीं, ठीक है। तो मेरा आर स्क्वायर क्या आ गया, ए कॉमा सी, ठीक है। उसके बाद निकालो, बी सी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद सी डी से रिलेटेड है, तो किससे हो जाएगा, बी डी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी सी से रिलेटेड है और सी डी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, डी सी से रिलेटेड है और सी डी से रिलेटेड है, तो ये तो डी डी आपस में वो बन ही गया वो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, डी डी, ठीक। उसके बाद ए डी से रिलेटेड है और डी ए से रिलेटेड है, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, ए बी आ गया, ठीक। उसके बाद सी ए डी से रिलेटेड है और डी ए से रिलेटेड है, ए हो गया, सी डी से रिलेटेड है और डी मेरा सी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सी सी भी आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आर क्यूब निकाल दो, आर क्यूब क्या है, इसी का इससे करना है, ए बी से है, बी डी से है, तो ए डी आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए बी से है, ए डी से हो गया। उसके बाद बी सी से है, सी से क्या रिलेटेड है, सी रिलेटेड है, तो बी सी से है ही इसमें हमारे पास अवेलेबल है सी से, ठीक है। उसके बाद डी सी से है और सी सी से है, तो डी सी भी अवेलेबल है, ठीक। उसके बाद डी ए से है, डी तुम्हारा किससे है, डी ए से है और सी से है, तो मेरा क्या आ गया यहाँ, डी सी आ गया, ठीक। उसके बाद डी ए से है, ए सी से है, तो डी सी हो ही गया। ए डी से है और डी डी से है, ए डी है ही। उसके बाद सी मेरा डी से है और डी डी से है, तो सी डी मेरा हो गया। तो ये मेरा ए कॉमा डी भी आ गया और सी कॉमा डी भी आ गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही R4 आ जाएगा, ठीक। R4 क्या है, R4 मेरा है आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू आर कर लेता हूँ यहाँ से ये, ठीक है। अब इसमें ए बी से रिलेटेड है और बी किसी से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद बी सी से है, सी डी से है, तो बी डी आ जाएगा। डी सी से है, सी डी से है, डी डी आ जाएगा। डी ए से है, ए डी से है, डी डी हो गया। ए डी से है और डी सी से है, ए सी आ गया। उसके बाद सी डी से है और डी मेरा किससे है, सी से है, तो सी सी हो गया। कोई दिक्कत, अब इन सब का मैं क्या ले लूंगा, यूनियन ले लूंगा, इन सब का आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब यूनियन R4। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे, और जो यूनियन आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ऐसे ही तीनों ट्रांजिटिव वो तीनों क्लोजर्स मैंने निकाल दिए। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए यहीं तक, एंड इनको बहुत अच्छे से आप सॉल्व करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे से पर्सनली आके पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।